नमस्कार, मैं हूं आमोद राय। बिहार की विरासत में आपका स्वागत है। पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान राजनीतिक ताकत दिखाने के लिए इस जगह का इस्तेमाल किया जाता है और जिसकी रैली यहां सफल हो जाती है उसका कद स्वतः बढ़ जाता है। राजनीतिक पार्टियां यहां लाई गई भीड़ का इस्तेमाल सरकार बनाने के लिए करती हैं, लेकिन एक शख्स ऐसा था जिसने अपनी बदौलत इस पूरे मैदान को खचाखच भर दिया था और अपनी ही ताकत पर उसने देश की सबसे ताकतवर नेता को हिला कर रख दिया था। उस शख्स का नाम था लोकनायक जयप्रकाश नारायण। कभी इसी मैदान का नाम पटना लॉन्स होता था और ये आजादी की लड़ाई का साक्षी रहा। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद समेत तमाम नेताओं ने इसी मैदान पर अंग्रेजों से भारत के लिए आजादी मांगी। इन्हीं लोगों में से एक थे जयप्रकाश नारायण यानी जेपी। खुद जेपी को अंदाजा नहीं था आगे चलकर इसी मैदान से वो आजाद भारत की राजनीति हमेशा के लिए मोड़ देंगे। जेपी का जन्म 1902 में सारण के इसी सीता बदियारा गांव में हुआ था। पिता की सरकारी नौकरी थी तो जेपी को भी ट्रांसफर की वजह से कई जगहों पर रहना पड़ा। इसी दौरान उन्होंने छोटी उम्र में ही बिहार के अलग अलग इलाके देखे। आखिरकार पढ़ाई पटना में शुरू हुई और 18 साल की उम्र में ही 14 साल की प्रभावती से शादी हो गई। अमेरिका से लौटने के बाद जो 1929 में लौटते हैं, उसके बाद तो वो संघर्ष का दौर और बड़ा संघर्ष है। उस वक्त जो है जयप्रकाश जी को शादी के बाद फर्स्ट नन कॉपरेशन है, वो फर्स्ट नन कॉपरेशन के दौर में 1920 में उन्होंने कॉलेज छोड़ा। ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, कॉलेज छोड़ा। शुरुआती जिंदगी में उन लोग चूंकि गांव में थे और एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे, तो अपना जीवन तो बहुत संघर्ष में था, लेकिन जितने विचारवान और जो क्रांतिकारी उनमें विचार शुरू से रहे, उससे उनका जीवन ज्यादा संघर्ष में रहे। मौसी हमेशा छाया की तरह मौसा के साथ लगी रहती थी। उनकी हर जरूरत, हर छोटी छोटी बात का उनको ध्यान रहता था, ख्याल रहता था। उनको समय से दवा दी गई कि नहीं, समय से उनको भोजन दिया गया कि नहीं, और अपने से सब करती थी वे। प्रभा देवी शुरू से ही स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा ले रही थीं। महात्मा गांधी की आवाज पर वो साबरमती आश्रम रहने चली गईं। जेपी पटना में ही आजादी की लड़ाई को करीब से देख रहे थे। 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन के सिलसिले में मौलाना अबुल कलाम आजाद का भाषण सुनने के बाद जेपी जैसे पूरी तरह बदल गए। आजाद ने अंग्रेजी छोड़ने की वकालत की थी और जेपी ने इम्तिहान से महज 20 दिन पहले मशहूर पटना कॉलेज छोड़कर कांग्रेस के बिहार विद्यापीठ में दाखिला ले लिया, जिसे बनाने में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अहम भूमिका थी। शिक्षा खत्म करने के बाद जेपी आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए और प्रभावती साबरमती आश्रम में ही रहीं। जेपी का संघर्ष अमेरिका जाने के बाद और बढ़ गया था। घर से दूर उन्होंने कई छोटे काम किए। इसी दौरान वो मजदूरी करने वालों का असली संघर्ष देख रहे थे और यही संघर्ष आगे चलकर उनकी राजनीति पर गहरी छाप छोड़ने वाला था। भारत वापस आकर जेपी गांधी जी के साथ स्वतंत्रता संग्राम में जुट गए। जेपी और पंडित जवाहरलाल नेहरू धीरे धीरे करीब आते गए, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल से उनके विचारों का टकराव होने लगा। कांग्रेस के 1938 में हुए लाहौर अधिवेशन में पटेल ने जेपी की खुलेआम आलोचना की। जेपी ने गांधी जी से मुलाकात की, लेकिन आखिरकार उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का फैसला किया। जयप्रकाश जी ने खुद फर्स्ट नन कॉपरेशन में नन कॉपरेट करके यूथ फॉर डेमोक्रेसी की बात तो नहीं थी, यूथ फॉर आज़ादी की बात थी। गांधी ने आह्वान किया था नौजवानों को, आज़ादी की लड़ाई में अपने बुजुर्गों के साथ तुम आओ। और उस पर जयप्रकाश जी नन कॉपरेटर थे, तो वो जो यूथ की बात थी, जयप्रकाश जी आए। 1929 से क्या सिलसिला चलता है। कांग्रेस छोड़ने का असर तो कांग्रेस पर बहुत पड़ा, लेकिन इनके अपने जीवन में चूंकि ये समाजवादी प्रवृत्ति के थे और सर्वोदयी बाद में हुए, तो वो समाज के प्रति जो समर्पण की भावना इनमें आई, वो समाज के लिए बहुत लाभदायी सिद्ध हुई।
दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जेपी ने भारत के इसमें हिस्सा लेने की मुखालफत की। उनका कहना साफ था, जैसे ब्रिटेन हिटलर के खिलाफ है, ठीक उसी तरह भारत को भी अंग्रेजों का विरोध करना चाहिए। वो धीरे धीरे क्रांतिकारी समाजवाद की बात करने लगे थे। इसी वजह से अंग्रेज उन्हें कई मौकों पर गिरफ्तार कर चुके थे। जेपी इस दौरान पर्दे के पीछे रहकर ही आजादी की लड़ाई में हिस्सा ले रहे थे। वो लोगों को इकट्ठा करते, साथ ही उनका एक और संघर्ष चल रहा था। वो चाहते थे कांग्रेस समाजवादी नीतियां अपनाए। आजादी की राह साफ होने के साथ नेहरू ने जेपी को कांग्रेस वर्किंग कमेटी में शामिल होने का न्योता दिया। जेपी ने इनकार कर दिया। उन्हें उम्मीद थी कांग्रेस समाजवादी नीतियां अपनाएगी। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। सरदार पटेल और जेपी का टकराव जारी था। धीरे धीरे जेपी समेत तमाम समाजवादी नेता किनारे होने लगे और इन समाजवादी नेताओं ने अलग सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की नींव रखी। Brother, Papu is already late for prayers. 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या के साथ ही जेपी ने अपना राजनीतिक गुरु खो दिया। जेपी ने मांग की कि महात्मा गांधी को सही सुरक्षा न देने की जिम्मेदारी लेते हुए नेहरू को इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस और जेपी के रिश्ते इस मोड़ से ही खत्म हो गए, लेकिन आचार्य विनोबा भावे ने जेपी पर खास प्रभाव डाला था। जयप्रकाश समाज सेवा के जरिए लोगों से जुड़े हुए थे। जयप्रकाश नारायण से लोग तेजी से जुड़ रहे थे। ऐसे में राजनीति से अलग उन्होंने एक ऐसा चमत्कार कर दिखाया जिस पर आज भी लोगों को यकीन नहीं होता। उनका जादू समाज के उन लोगों पर भी चला जो मुख्य धारा से कटे हुए थे। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में चंबल का इलाका डाकुओं के लिए कुख्यात था। 1971 में डाकू माधो सिंह ने पटना आकर जेपी से गुजारिश की कि वो चंबल के बागियों को मुख्य धारा में लाएं। जेपी ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्रियों से बात करके ये भरोसा ले लिया कि समर्पण करने वाले डाकुओं को फांसी नहीं दी जाएगी। इसके बाद उन्होंने चंबल में एक बड़ा अभियान चलाया और बागियों से अपील की कि वो हथियार डाल दें। जेपी की अपील का जादुई असर हो रहा था। 14 अप्रैल से 16 अप्रैल 1972 तक करीब 500 डाकुओं ने जेपी के कदमों में हथियार डाल दिए। ये किसी करिश्मे से कम नहीं था। उनकी बातों से प्रभावित होकर डाकू लोगों ने जो समर्पण किया, उससे समाज में डाकुओं के लिए भी एक जो उनके लिए एक घृणा का की बात थी लोगों के मन में, वो चीज खत्म हो गई। जेपी का ये करिश्मा उनके लिए एक बड़ी राजनीतिक भूमिका की नींव तैयार कर रहा था। आगे चलकर वो पूरे देश की राजनीति को बदलने वाले थे। जेपी का नाम कैसे संपूर्ण क्रांति से जुड़ा, हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। युवाओं में कौशल विकास के लिए वोट देने जरूर आना इस बार। बदलिए सरकार, बदलिए बिहार, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आ गए जी, आ गए। सुदर्शन जी, आपकी लड़की तो हमें बहुत भाई है यार। पर डिपेंड करता है ये किसको पहनाएगी हार। पहला दमदार, दूसरा समझदार, वाह, और तीसरा स्टाइल का भंडार। आपने भी एक दिन में तीनों पिक्चरें रिलीज कर डाली है? आपने भी मतलब? बेटा ये लाल टमाटर के साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है क्या? तीनों एक से बढ़कर एक, लेकिन तीनों के रगों में खून तो एक ही है। होंडा ड्रीम सीरीज ले लो जी। मसाले सच सच प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान। MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। हमारे इंडियन वैल्यूज, क्या बात है। पैर लो। कोई हमें इंटरप्ट करे, कोई प्रॉब्लम नहीं। पापा पापा
एक मिनट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H में है अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग। टीवी को पॉज करो, प्रेम से इंटरप्ट हो जाओ और सिर्फ ₹1 में इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। बिहार में 24 घंटा बिजली के लिए वोट देने जरूर आना इस बार। बदलिए सरकार, बदलिए बिहार, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ले हाल देख, इसके लिए सोप नहीं मैग्नेट एक्शन चाहिए। फेयर एंड लवली मेन फेस वॉश, इसका मैग्नेट एक्शन जमे हुए डर्ट और पोल्यूशन को खींच निकाले और आपको दे फ्रेश इंस्टेंट ब्राइट लुक। मैग्नेट एक्शन फेयर एंड लवली मेन फेस वॉश। अक्सर लोग केमिकल एलर्जी की वजह से हेयर कलर करने से डरते हैं, लेकिन अब पहली बार आयुर्वेदिक मेडिसिन के रूप में नो केमिकल एलर्जी दीवाल PH+। भाभी इतने मैले कपड़े, व्हील ट्राई कीजिए। व्हील नया है और ज्यादा अच्छा है, लेकिन मेरे पाउडर से नहीं। देख तेरा व्हील क्या ऐसा झाग देगा, इससे बेहतर मैल निकाल सकता है। इसे कहते हैं सफाई, गहरी सफाई। मैंने हमारी बाल्टियाँ बदल दी थी भाभी, अब तो अपना पाउडर बदलने का सोचिए। नए व्हील की हजारों नींबुओं जैसी शक्ति दे गहरी सफाई। बदल दिया। अब हर 24 रुपए के डव बार के साथ पाइए 5 रुपए का डव ट्विन सैशे फ्री। इस बात का अंदाजा खुद जेपी को भी नहीं था कि जिस आज़ादी और स्वतंत्रता को हासिल करने के लिए उन्होंने इतने त्याग किए, उसे बचाने के लिए उन्हें फिर से मैदान में उतरना होगा, और वो मैदान पटना का यही ऐतिहासिक गांधी मैदान होगा। जय हिंद। जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री और फिर इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बन चुकी थीं। I, Indira Gandhi, do solemnly affirm. 1971 में बांग्लादेश की आजादी के बाद इंदिरा की शोहरत बुलंदी पर थी, लेकिन घरेलू चुनौतियां धीरे धीरे सिर उठाने लगी। 1974 में गुजरात के अहमदाबाद में एक इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र मेस के बढ़े बिल और खराब खाने को लेकर प्रदर्शन पर बैठ गए। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये छोटा सा मुद्दा इतना बड़ा बन जाएगा। छात्रों के संगठन ने नवनिर्माण के नाम से प्रदर्शन किया, लेकिन प्रदर्शन में हिंसा शुरू हो गई। बसें और सरकारी दफ्तरों को आग लगा दी गई। गुजरात के मुख्यमंत्री चिमनभाई पटेल को इस्तीफा देना पड़ा और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। वहीं बिहार में भी इस तरह के प्रदर्शन शुरू हो गए। 1973-74 में बिहार और गुजरात में महंगाई दर 30% के पार पहुंच गई थी। बिहार में नारे लग रहे थे, पूरा राशन, पूरा काम नहीं तो होगा चक्का जाम। बिहार में जनसंघ के छात्र संगठन ABVP और वामपंथी छात्र संगठनों ने प्रदर्शन तेज कर दिए। 18 मार्च 1974 को बिहार विधानसभा के बाहर छात्रों और पुलिस में झड़प हो गई। 2 अखबारों के दफ्तरों और FCI के गोदाम समेत सरकारी दफ्तरों में आग लगा दी गई। छात्रों ने 71 साल के जयप्रकाश नारायण से इस आंदोलन की अगुवाई के लिए कहा। जेपी ने ऐलान किया कि वो मुख्य दर्शक बनकर नहीं रह सकते। जयप्रकाश जी के आने से उसको एक लंबान मिला और विश्वसनीयता मिली और जनता के बीच में वो आंदोलन जो है गया, गहराई तक जो है गया। इसलिए कि लोगों के दिमाग में ये बात थी कि साहब जयप्रकाश नारायण का अपना कोई निहित स्वार्थ है नहीं। जयप्रकाश जी किसी अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए कोई आंदोलन नहीं छेड़ा। किसी पद, सत्ता, लोभ, वोट की राजनीति के लिए उन्होंने आंदोलन नहीं छेड़ा। युवा संघर्ष वाहिनी जो इनके साथ जुड़ी, उसका असर इतना पड़ा कि वो पूरे में आप देखिएगा कि एक ऊर्जान्वित हो गया। पूरा बिहार तो पूरा ऊर्जान्वित हो ही गया था, पूरा देश उससे ऊर्जान्वित हो गया। ये लड़के उत्साहित तो थे, तजुर्बा किसी के पास नहीं था कि कोई सस्टेन किया जाए आंदोलन, कैसे आगे बढ़े, ये तजुर्बा इनको नहीं था। तब ये लोग जयप्रकाश जी के 18 के शाम में ही मिले हैं। जयप्रकाश इत्तेफाक से यहाँ हैं, 18 को मिले। जयप्रकाश जी ने थोड़ा सुना, 19 को सुबह में फिर मिले। तब जयप्रकाश जी ने कहा कि देखो हम किसी पॉलिटिकल ग्रुप को इसके साथ हम नहीं होंगे। जब आप लोग डीपोलिटिकलाइज होकर के आप हमको एश्योर कीजिएगा कि आप लोग कोई पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं होगा, तब हम सोचेंगे।
और इन लोगों ने फिर हुआ, जयप्रकाश जी फिर वेलोर गए, लौट के आए, लीडरशिप ली, तो फिर जब लीडरशिप लेकर के आगे बढ़ते हैं तो फिर पीछे मुड़ के देखा नहीं उन्होंने। देश में लगातार पड़ रहे सूखे और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत बढ़ने से देश में संकट और गहरा गया। धीरे धीरे पूरे देश में महंगाई और भ्रष्टाचार के विरोध में प्रदर्शन होने लगे। लेकिन 18 मई 1974 को अचानक खबर आई कि भारत ने राजस्थान के पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट कामयाबी से कर लिए। ये देश के लिए एक और बड़ी कामयाबी थी। लेकिन घरेलू राजनीति में इंदिरा की छवि लगातार ऐसी मां की बनती जा रही थी जो अपने बेटे के आगे कुछ नहीं देखती। भ्रष्टाचार के आरोप इंदिरा और संजय दोनों पर लगने लगे। अब जेपी और इंदिरा एक दूसरे पर सीधे आरोप लगाने लगे। कई गांव के दौरे के बाद जेपी ने सीपीआई को छोड़कर सभी विपक्षी पार्टियों का सम्मेलन बुलाया। वो बिहार आंदोलन पूरे देश के लिए अहम बता रहे थे। जेपी ने ट्रेड यूनियन, किसान संगठन जैसे तमाम संस्थाओं को आंदोलन में शामिल होने के लिए बुलाया। 1 नवंबर 1974 को इंदिरा गांधी और जयप्रकाश नारायण की दिल्ली में मुलाकात हुई। इंदिरा इस बात के लिए राजी हो गई कि वो बिहार के मंत्रियों पर कार्रवाई करेंगी, लेकिन इसके बदले जेपी को राज्यों के विधानसभा भंग करने की मांग छोड़नी होगी। समझौता नहीं हुआ। 3 दिन बाद पटना में जेपी से एक रैली में पुलिस ने धक्का मुक्की की। इंदिरा की छवि को इस खबर से बहुत बड़ा धक्का लगा। 1974 खत्म होते होते बिहार आंदोलन पूरे देश में असर छोड़ने लगा था। जेपी और इंदिरा के बीच लड़ाई राजनीतिक भी थी और निजी भी। जेपी ने ही इंदिरा के पिता जवाहरलाल नेहरू का भी नीतियों पर विरोध किया था। नवंबर 1974 खत्म होते होते देश में इंदिरा विरोधी लहर चरम पर पहुंच चुकी थी। कई लोग जेपी के आंदोलन को आजादी की दूसरी लड़ाई बता रहे थे। केंद्र उसका बिहार था, लेकिन उसका प्रभाव देशव्यापी था। और दूसरे, उस आंदोलन ने आमूल चूल परिवर्तन की बात उठाई। जयप्रकाश जी ने कहा कि संपूर्ण क्रांति का आंदोलन है। अब उस समय आचार्य कृपलानी ने कहा कि क्रांति शब्द था ही, तो इस संपूर्ण क्रांति का क्या मतलब है। तो हम लोग, कई लोगों ने माने इस पर चर्चा हुई, बहस हुई, और हुआ कि कोई भी ऐसा आंदोलन जो परिवर्तन की आकांक्षा लेकर के चलता है, वो नए नए शब्द भी गढ़ता है। तो संपूर्ण क्रांति शब्द जो है उस आंदोलन ने माने गढ़ा। ये आंदोलन एक विचार का आंदोलन था। इसमें सप्त क्रांति का उन्होंने नारा दिया था, जिसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक सभी मूल्यों को उन्होंने उभारा था। 73 में एक इंसिडेंट ये हो गया कि प्रभावती जी मर गए। जब प्रकाश जी को कोई कंट्रोल कर सकता था तो वो प्रभावती थी। प्रभावती जी के मर जाने के बाद, हालांकि इनको हार्ट अटैक हो चुका था, प्रभावती जी हम लोग यहाँ मीटिंग में आती थी, मीटिंग में खड़ी हो जाती थी कि नहीं बस हो गया, डॉक्टर ने कहा है 1 घंटा बोलने के लिए, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद जो है जयप्रकाश जी ऊपर कंट्रोल करने वाला कोई नहीं रह गया और आ गया 74 का। तब उन्होंने जो साइकोलॉजिकली कि ये हुआ कि चलो जो बची जिंदगी है, फिर देश निर्माण में जिसको खुद उन्होंने कहा कि फिर हम, और जब गिरफ्तार हुए तो उन्होंने कहा कि आज़ादी की लड़ाई के सर्टिफिकेट का फिर रिन्यूअल हो गया मेरा। इतना बड़ा आंदोलन हो गया और केवल बिहार तक ही सीमित नहीं रहा, ये एक तरह राष्ट्रीय स्तर पर इतना बड़ा आंदोलन आरंभ हो गया। 3 जनवरी 1975 को बिहार के समस्तीपुर में एक बम धमाके में रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड से राजनीति में भी सनसनी फैल गई। इसके बावजूद भी जेपी ने संसद की तरफ कूच करने का इरादा नहीं बदला। वो सरकार, पुलिस और सेना के अधिकारियों से भी वरिष्ठों के आदेश न मानने की अपील कर रहे थे। यहाँ तक कि जेपी ने भी कहा कि अगर शांतिपूर्ण तरीके से लोगों की परेशानियां नहीं सुलझेगी तो हिंसा का रास्ता भी अपनाया जा सकता है। वो संपूर्ण क्रांति की बात कर रहे थे। जयप्रकाश नारायण इंदिरा विरोधी राजनीति के केंद्र में आ चुके थे। महंगाई और भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर वो इंदिरा गांधी को पूरी तरह से घेर चुके थे। अगले ही कुछ दिनों में एक बड़ा बदलाव आने वाला था। इस बारे में बताएंगे एक ब्रेक के बाद। कहा भैया,
का हाल है बिहार के। इन लोगों का कहना है कि बिहार बदलेगा शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, बिहार बदलेगा 24 घंटे बिजली और रोजगार के लिए, और अब इन लोगों ने मन बना लिया है कि बिहार बदलेगा पलायन रोकने के लिए। तो अब कमल का बटन दबेगा, बिहार बदलेगा। बदलिए सरकार, बदलिए बिहार, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। किचन किंग हो या गरम मसाला, पाव भाजी या चंकी चाट मसाला, असली मसाले सच सच MDH। आ गए जी, आ गए। सुदर्शन जी, आपकी लड़की तो हमें बहुत भाई है यार। पर डिपेंड करता है ये किसको पहनाएगी हार। पहला दमदार, दूसरा समझदार, वाह, और तीसरा स्टाइल का भंडार। आपने भी एक दिन में तीनों पिक्चरें रिलीज कर डाली है? आपने भी मतलब? बेटा ये लाल टमाटर के साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है क्या? तीनों एक से बढ़कर एक, लेकिन तीनों के रगों में खून तो एक ही है। होंडा ड्रीम सीरीज ले लो जी। अगर बिजली का हालत सुधारना है तो वोट देने जरूर आना है। बदलिए सरकार, बदलिए बिहार, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। विम जेल सिर्फ 10 रुपए में। इतनी महंगाई, 10 रुपए में तो हफ्ते भर के नींबू भी नहीं मिलते, पर अब वही 10 रुपए में मिले पूरे 100 नींबुओं की शक्ति विम जेल के नए वीकली पैक में, जो आसानी से हटाए कड़ी चिकनाई। हफ्ते भर का नया विम जेल अब सिर्फ 10 रुपए में। असली इंडिया, असली मसाले सच MDH। यही है असली इंडिया। कैसा हो हमारा घर, जो घर से बढ़कर हो, सुकून और खुशी के साथ एक पहचान हो। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर आए हैं एक प्रीमियम प्रोजेक्ट, प्रेसिडेंसी हाइट्स, 100% FDI project adjacent to F1 Buddh International Circuit. Construction is in full swing. Presidency Infra Heights. More life, more style. अच्छा जॉब, वेल सेटल्ड, परफेक्ट मैच के लिए हम लड़के में ये सब कुछ देखते हैं, तो फिर लड़की में क्यों नहीं? शादी से पहले खुद की एक पहचान बनाओ और मौका हम देंगे। फेयर एंड लवली फाउंडेशन, स्कॉलरशिप्स, करियर अपॉर्चुनिटीज और बिजनेस कैपिटल। तो जल्दी कॉल करो। शादी से पहले खुद की अपनी एक पहचान बनानी है ना? बनानी है ना? फेयर एंड लवली फाउंडेशन। बांग्लादेश में पाकिस्तान को हराने के 3 साल बाद इंदिरा गांधी राजनीतिक रूप से घिरती जा रही थी। ठीक उसी वक्त एक पुराने मामले में इंदिरा गांधी फंसती नजर आ रही थी। 18 मार्च को जेपी अपने आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर गांधी मैदान में रैली कर रहे थे, और वहीं इंदिरा गांधी 19 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेश हुई। 1971 में उन्होंने रायबरेली में समाजवादी नेता राजनारायण को हराया था। राजनारायण ने अपनी हार के खिलाफ कोर्ट में केस किया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि इंदिरा ने सरकारी मशीनरी के गलत इस्तेमाल से जीत हासिल की है। अब 5 साल पुराना केस एक राजनीतिक मोड़ लेने वाला था। 12 जून को गुजरात में जेपी और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त मिली। उसी दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा को 14 आरोपों में से 2 मामलों में उन्हें दोषी ठहराया। ये मामले थे सरकारी विभाग द्वारा चुनावी रैली के लिए ज्यादा ऊंचा स्टेज तैयार करना और इंदिरा के इलेक्शन एजेंट यशपाल कपूर का चुनाव अभियान शुरू होते वक्त सरकारी कर्मचारी होना। इंदिरा का चुनाव निरस्त कर दिया गया था, लेकिन उन्हें सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए 20 दिन का वक्त दिया गया। विपक्ष ने राष्ट्रपति भवन के बाहर प्रधानमंत्री को हटाने की मांग को लेकर धरना दिया। वहीं इंदिरा के घर एक सफदरजंग रोड के बाहर उनके समर्थक जमा होने शुरू हो गए। 20 जून को दिल्ली के बोट क्लब में इंदिरा ने एक बड़ी रैली की। 22 जून को जयप्रकाश नारायण भी ठीक इसी जगह पर रैली करने आए। विपक्ष अब करो या मरो का नारा लगा रहा था। 23 जून को सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा की अपील पर स्टे देते हुए प्रधानमंत्री को संसद जाने की छूट तो दी, लेकिन वो वोटिंग में हिस्सा नहीं ले सकती थीं।
हालांकि कुछ कांग्रेसी नेताओं का मानना था कि इंदिरा को थोड़े वक्त के लिए गद्दी छोड़ देनी चाहिए, लेकिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे और संजय गांधी इस्तीफे के खिलाफ थे। 25 जून की रात इंदिरा गांधी की सरकार ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लगाने की मांग की। राष्ट्रपति ने इसे तुरंत मंजूर कर लिया। अखबारों के बिजली कनेक्शन काट दिए गए। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। इंदिरा ये जताने पर तुली थीं कि किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन देश भर में उनके राजनीतिक विरोधियों को गिरफ्तार करने का सिलसिला शुरू हो गया। अखबारों पर सेंसरशिप लागू कर दी गई। इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी की भूमिका और बड़ी हो गई। तमाम जगहों से संजय के साथियों की ज्यादतियों की खबरें आने लगी और खास तौर पर संजय के नसबंदी कार्यक्रम का विरोध हो रहा था। इमरजेंसी के दौरान करीब 23 लाख लोगों की नसबंदी की गई। लोगों में इंदिरा के फैसले के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा था। आखिरकार 18 जनवरी 1977 को इंदिरा ने आपातकाल हटाने का ऐलान किया। साथ ही ये भी कहा कि चुनाव 2 महीने में करवा लिए जाएंगे। राजनीतिक कैदियों को छोड़ दिया गया। अगले ही दिन मोरारजी देसाई, किसान नेता चरण सिंह जैसे तमाम नेताओं ने मुलाकात की। 23 जनवरी को कांग्रेस विरोधी दलों ने मिलकर जनता परिवार बनाने का ऐलान किया। इंदिरा समर्थक रहे जगजीवन राम ने सरकार छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने अपनी पार्टी कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बनाने का ऐलान किया। यहाँ तक कि इंदिरा की बुआ विजय लक्ष्मी पंडित ने भी अपना समर्थन जनता पार्टी को दिया। जेपी ने जिस क्रांति का ऐलान किया था वो क्रांति चुनाव के नतीजों के तौर पर दिखी। इतिहास लिखा जा चुका था। चुनावों में उत्तर भारत में कांग्रेस का सफाया हो चुका था। जो जेपी राजनीति के हाशिए पे जा चुके थे वो फिर से अब भारत का नया राजनीतिक भविष्य लिख चुके थे। 1977 के चुनावों के बाद जेपी की तबीयत खराब रहने लगी। खराब सेहत में भी उन्होंने देश भर में अपना आंदोलन जारी रखा था, लेकिन अब उनकी उम्र पर उनकी तबीयत हावी हो गई थी। उनकी दोनों किडनियां खराब हो गई थी। 7 अक्टूबर 1979 को जेपी अपनी बड़ी राजनीतिक विरासत सदा के लिए छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी ये विरासत आज भी कई राजनेताओं और उनकी राजनीतिक पार्टियों के लिए जमीन का काम कर रही हैं। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं DMR अंडरवेयर बनियान। पहनो बड़े शान से। पीड़ित परिवार से मिले सीएम अखिलेश यादव, कहा परिवार को दी जाएगी पूरी सुरक्षा और सहायता, दोषियों को मिलेगी सजा, 30 लाख के मुआवजे का किया ऐलान। पीड़ित परिवार को न्याय की पूरी उम्मीद। दादरी कांड पर जारी है सियासी घमासान, सीपीएम नेता का बयान, सांप्रदायिकता रोके पीएम मोदी, आपने की पीएम से चुप्पी तोड़ने की अपील, कहा पीड़ित परिवार के आंसू पोंछे। बिहार की गर्म राजनीति के बीच जेठमलानी का पीएम पर हमला, कहा मोदी ने दिया लोगों को धोखा, करना होगा हार का सामना, करना हो मतदान तो करूंगा नीतीश को वोट। सूरत में हार्दिक पटेल का भड़काऊ बयान, समर्थकों से कहा खुदकुशी मत करो, पुलिस वालों को मारो, समर्थकों से खुदकुशी करने पर सवाल पर दिया बयान। शीना बोरा मर्डर केस में आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की तबीयत में सुधार, डॉक्टर्स ने बताया खतरे से बाहर, आईसीयू में गुजारने होंगे और 24 घंटे। केंद्रीय विद्यालय संगठन की टीचर भर्ती परीक्षा में लीक हुआ पर्चा, प्रति छात्र 4 से 6 लाख रुपए में बेचे गए पेपर,
हरियाणा की रेवाड़ी पुलिस ने 13 लोगों को किया गिरफ्तार। मौके से 4 लाख रुपए, लैपटॉप, 40 सिम कार्ड, 25 मोबाइल फोन बरामद।